Bismillahirrahmanirrahim. So this is डॉक्टर सादिक अली फ्रॉम USMLE स्टेप वन फर्स्ट एड। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हार्ट एनाटमी। इससे पहले हमने हार्ट एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस की है। आज हम हार्ट एनाटमी की तरफ जाएंगे। अब इस पूरे टॉपिक को स्टडी करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से क्लियर करनी चाहिए। अगर हमारी बेसिक्स अच्छी है, हमारी बेसिक नॉलेज अच्छी होगी, तो फिर ये थ्योरी पढ़ना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस साइड पे आते हैं। देखें, ह्यूमन हार्ट हैज फोर चेम्बर्स। इसमें जो दो एट्रियाज होती है, दो वेंट्रिकल्स होती है। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द राइट एट्रियम, एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक ये है, क्योंकि ये पंपिंग चेम्बर्स है। पूरे चारों में से जो सबसे मस्कुलर चेम्बर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इजेक्ट द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि हेड से लेकर टोन तक हमारी जितनी भी पार्ट है बॉडी की, उसकी हार्ट से अपनी पर मिनट एक डिमांड होती है कि उसके जरिए हम उसको ब्लड सप्लाई दे दें। तो प्लीज रिमेंबर the chamber of the heart which eject the blood and fulfill the demand of the body, that is called left ventricle. This is the most thick and muscular chamber of the heart. After that, the most important is left atrium. Left atrium is important because that left atrium is the posterior most chamber of the heart. अगर हम हार्ट को, if we see the heart from front, so सबसे बैक साइड पे posterior most chamber जो आता है वो लेफ्ट एट्रियम है। तो ये एग्जाम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सबसे पहले यहाँ से जनाब एक स्टार करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब मैं बताऊंगा कि वो किस तरह का। लेफ्ट एट्रियम इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। अगर हार्ट की सबसे पोस्टीरियर पार्ट है, सबसे बैक एंड पे चेम्बर है, वो क्या है? लेफ्ट एट्रियम। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज यहाँ पे जनाब एक वाल्व होता है। ये जो वाल्व है इसका काम क्या है? ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड सप्लाई करता है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस वाल इज कॉल्ड ऑफ माइट्रल वाल्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम आम वर्ड में बाइकास्पिड वाल्व भी कहते हैं। तो प्लीज एवरीवन शुड नोट दिस mitral valve. It is the valve which allow the blood from left atrium to left ventricle. अगर बाज लोगों में इस वाल्व के अंदर नेयरविंग आ जाए, इस वाल्व के अंदर जनाब हमारे पास स्टीनोसिस आ जाए, तो फिर लेफ्ट एट्रियम के लिए आगे ब्लड देना मुश्किल होगा। तो बिकॉज ऑफ माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस, मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड रिमेन इन द लेफ्ट एट्रियम, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम की साइज बढ़ेगी, डायलिटेशन होगी, और ये पोस्टीरियर मोस्ट है। रिमेंबर दिस, बिकॉज ऑफ लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन इट में कंप्रेस अदर स्ट्रक्चर। अगर वो ट्रेकिया कंप्रेस करेगी तो पेशेंट को डिस्पनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। सेम लेफ्ट एट्रियल अगर इनलार्ज हो जाए और वो बैक एंड पे एसोफेगस को कंप्रेस करे, इट में लीड्स टू डिस्पेजिया। Therefore, majority patient, those who have mitral valve stenosis, they present with dysphagia, even they present with dyspnea because of left atrial enlargement, and they compress the other structure on the back side. अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वो ये है कि राइट एट्रियम विल गिव ब्लड टू दी राइट वेंट्रिकल बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, और माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, दोनों को हम कलेक्टिवली एवी वाल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। ठीक है जी। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड इयोटा में जाएगी बाय द हेल्प ऑफ इयोटिक वाल्व, और जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड को आगे पल्मोनरी ट्रंक में देगी बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वाल्व। तो जो एयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व है, इन दोनों को हम सेमिलूनर वाल्व कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर आना चाहिए, प्लीज दो चीजें नोट कर लें। नंबर वन, अगर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमने लेफ्ट वेंट्रिकल को देना है, that is because of mitral valve, और posterior most chamber of the heart, that is left atrium। तो अगर mitral valve के अंदर nerving आ जाए, ये स्टेनोटिक हो जाए, तो फिर आगे ब्लड जो है ज्यादा नहीं जाएगी। तो लेफ्ट एट्रियल enlargement की वजह से if it compress esophagus, the patient will develop dysphagia. This is very very important। और अगर सेम लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन की वजह से it compress the trachea, may the patient lead to dyspnea। कभी कभार यहाँ पे एक नर्व होती है बैक एंड से, that is a branch of vagus nerve known as left recurrent laryngeal nerve। So very very important। तो उसकी कंप्रेशन चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर एक पेशेंट है पहले से हार्ट डिजीज का में मुब्तला है, if a patient has previously a valvular heart disease and now the patient presented with hoarseness of voice, think about that left atrial dilatation compress the left recurrent laryngeal nerve। और अगर किसी कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से
रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेस होके हॉर्सेस ऑफ वॉइस कराए, तो ऐसे कंडीशन को हम ऑर्टनर सिंड्रोम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर। तो यहाँ से आप लोगों ने दो चीजें गौर से सीखनी है। लेफ्ट एट्रियल अगर इनलार्जमेंट हो जाए तो उसमें तीन स्ट्रक्चर बैक एंड से कंप्रेस हो सकते हैं। वन इज एसोफेगस विच रिजल्ट डिस्फेजिया, वन इज ट्रेकिया विच रिजल्ट डिस्पनिया, even one is left recurrent laryngeal nerve which can cause hoarseness of voice. So देखिए, left atrium is the most posterior part of the heart. Enlargement of the left ventricle is classically seen in mitral valve stenosis. As I discussed before, it can leads to compression of esophagus. अगर लेफ्ट एट्रियल enlargement की वजह से esophagus compress हो जाए, it will result dysphagia. अगर लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ये कंप्रेस हो जाए, then this is a branch of vagus nerve. Vagus nerve is a 10th cranial nerve which is parasympathetic in nature. अगर इसकी ब्रांच लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ये हमारे पास कंप्रेस हो जाए, it will leads to hoarseness of voice and that condition is known as a Ortner syndrome. तो आज के बाद what is Ortner syndrome, how you will define Ortner syndrome? Please remember, if left atrial enlargement, if there is a problem primarily in the heart and they compress some nerves, the most important nerve is left recurrent laryngeal nerve, then that is known as a Ortner syndrome. तो अगर एक हार्ट को हम बाहर से देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हार्ट की एक सिंपल सी डायग्राम में आप लोगों को ड्रा करूँ, दिस इज द सिंपल मोस्ट डायग्राम ऑफ द हार्ट। एंड हार्ट कंटेन हाउ मेनी चेम्बर्स? वेरी गुड, 4 चेम्बर्स। ऊपर जो 2 चेम्बर्स है उनको हम एट्रियस कहते हैं, नीचे जो 2 चेम्बर्स है उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो अगर हम देखें, दिस इज दी फॉर एग्जांपल राइट वेंट्रिकल। अब एग्जाम के अंदर आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम। और इसके सामने जो होगा दिस विल बी राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम। दिस इज राइट वेंट्रिकल, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट एट्रियम, बट द एंटीरियर मोस्ट पार्ट, अगर एक बंदा है उसको चेस्ट स्टेप वुंड है, मतलब किसी ने नाइफ पे किसी को चेस्ट पे मारा है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मारा है, so which structure in the heart should be most commonly found for trauma? क्योंकि वो स्ट्रक्चर सबसे पहले लगेगा जो एंटीरियर मोस्ट है, दैट इज राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल is the anterior part of the heart and most commonly injured in the trauma, and it is the penetrating trauma of the chest. तो प्लीज दो तीन चीजें गौर से सुने। द posterior most part of the heart is left atrium, the anterior most part of the heart is right ventricle, and the most important thing to remember, pumping chamber of the heart, which almost the 2/3, that is known as of left ventricle. So left ventricle is the about 2/3 and right ventricle is the 1/3 of the inferior cardiac surface. ये 2/3 इसलिए है कि इसमें मसल मास ज्यादा है, और मसल मास ज्यादा की वजह से it is one of the chamber which supply majority blood to the body। क्योंकि यहाँ से aorta निकलती है, aorta will supply blood to all part of the body by giving many branches. So this is what all about the most important thing. इसमें तीन चीजें याद रखें, the posterior most chamber of the heart left atrium, the anterior most chamber of the heart right ventricle, the 2/3 of the heart on the cardiac surface which is more thick and muscular chamber left ventricle, and if left atrial dilatation compress left recurrent laryngeal nerve which result hoarseness of voice known as Ortner syndrome। ठीक है, so these are the important one। अगर हम एक्सरे को देखें जब भी हम किसी चेस्ट एक्सरे को पढ़ते हैं तो प्लीज ये चीज नोट कर ले कि हमें यहाँ पे तीन चीजें आनी चाहिए। नंबर वन, एक्सरे को जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें ए बी सी डी को देखना है। ठीक है, अब ए बी सी डी क्या है ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहाँ से मैं बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा बताता चलूँ कि व्हाट इज ए बी सी डी। ए स्टैंड फॉर एयरवे, हमने ये देखना है कि जो ट्रेकिया है ये वाला ट्रेकिया, इसकी जो एयरवे है वो ठीक है कि नहीं है। फिर ये देखना है बी फॉर बोनी प्रॉब्लम। बोनी प्रॉब्लम से मुराद ये है कि बोन्स की स्टेटस क्या है। अब ये देखे क्लेविकल है, ये दोनों साइड पे ये जो हॉरिजॉन्टल बोन है, कॉलर बोन, क्लेविकल, फिर इसके साथ रिब्स को देखा जाता है कि भाई बोन प्रॉब्लम है कि नहीं। सी स्टैंड फॉर, अब यहाँ पे ये डायफ्राम है, डायफ्राम इज अ चीफ रेस्पिरेटरी मसल, दिस इज अ डायफ्राम। अब ये भी डायफ्राम है, ये भी डायफ्राम है, इसके दो डोम्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट डोम। अब जो डायफ्राम लेफ्ट साइड पे है इसके नीचे ये जो एरिया नजर आ रहा है जिसका एयर, ये फंडस ऑफ द स्टमक है।
बट एयर अंडर द राइट डायफ्राम इज ऑलवेज एबनॉर्मल, वो हमें परफोरेशन बताती है। तो सी स्टैंड फॉर कि जो रिब्स और डायफ्राम के दरमियान ये जो एंगल है ये नॉर्मल है कि नहीं, इसको हम कॉस्टोप्रेनिक एंगल कहते हैं। और हार्ट और डायफ्राम के दरमियान ये हार्ट बॉर्डर है, ये डायफ्राम है, ये एंगल देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, तो कार्डियोफ्रेनिक एंगल। तो सी फॉर कॉस्टोप्रेनिक एंड सी फॉर कार्डियोफ्रेनिक। और डी फॉर डायफ्राम स्टेटस, कि भाई जो डायफ्राम है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं, डोम शेप है कि नहीं। अगर डायफ्राम फ्लैट हो जाए, डायफ्राम जो है बिल्कुल इस तरह फ्लैट आ जाए, इट्स मीन कि लंग्स एक्सपांड है, एंड दैट इज क्लासिकली सीन इन एम्फाइसीम। ठीक है, तो व्हेन एवर यू रीड एक्सरे you should know airway status, that is trachea, that is B for bony status, C for costophrenic cardiophrenic angle, and D from diaphragm status। तो ये हमें देखने होते हैं यहाँ पे सुपीरियर वीना केवा, ये इजाइगस वेन। Izygous vein is a larger vein which drain from venous blood from the back of the chest and to superior vena cava। और जो aortic knob है ये pulmonary artery, और यहाँ पे जनाब डिसेंडिंग एओर्टा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर ये मेजॉरिटी जो हार्ट उन लोगों ने दिखाए हैं अगर ये इस साइड का होता, तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा है वो डेक्स्ट्रोकार्डिया है, विच इज क्लासिकली सीन इन कार्टागिनर सिंड्रोम। ठीक है, तो होप दिस मेक सेंस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके बाद अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अनदर टॉपिक विच वी विल डिस्कस दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। ठीक है, तो अभी हम पेरिकार्डियम की तरफ जाएंगे कि व्हाट इज मेंट बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट जो है वो तीन लेयर्स के अंदर इनक्लोज्ड है। द आउटर वन इज पेरिकार्डियम, द मिडल इज मायोकार्डियम, इन द इनर मोस्ट इज एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम है वो तीन लेयर से फर्दर बना है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। जो विसरल पेरिकार्डियम है उसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बाहर वाला टफ लेयर है पेरिकार्डियम के अंदर वो उसका नाम फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर इसके बाद पेराइटल पेरिकार्डियम, और अनदर इज कॉल्ड एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम इज अ वेस्ट्रल पेरिकार्डियम। अब यहाँ पे एक एग्जाम क्वेश्चन है कि जो पेराइटल पेरिकार्डियम और वेस्ट्रल पेरिकार्डियम है उसके दरमियान एक स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, दिस होल स्पेस इज नोन एज पेरिकार्डियल स्पेस। अब इस स्पेस के अंदर फ्लूइड होती है 30 से लेके 50 ml तक, जो हार्ट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, हार्ट को रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, और ये फ्रैक्शन को रिड्यूस करती है। यहाँ पे कभी कभार इस फ्लूइड की लेवल बहुत ज़्यादा होती है जिसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहेंगे। तो पेरिकार्डियल स्पेस इज लाइज बिटवीन पेराइटल पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम। सो एपिकार्डियम इज नथिंग दैट इज इनडायरेक्टली वेस्ट्रल पेरिकार्डियम। अब एग्जाम क्वेश्चन ये है कि जो पेरिकार्डियम है इसकी नर्व सप्लाई क्या है। तो प्लीज नोट दिस पॉइंट फॉर द एग्जाम, पेरिकार्डियम इज इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व। और आप लोगों को मैं पहले भी कल के लेक्चर में बता चुका था कि एग्जाम के अंदर ये भी आता है कि जो फ्रेनिक नर्व है इसकी जो नर्व सप्लाई है वो क्या है, दैट इज C3, C4 एंड C5। जो हमारे पास सर्वाइकल नर्व है 345, 345, सो C3, C4, C5 कंबाइंड टुगेदर लीड्स टू फ्रेनिक नर्व फॉर्मेशन। ये डायफ्राम को सप्लाई करती है, ये पेरिकार्डियम को सप्लाई करती है। पेरिकार्डाइटिस की जो पेन है वो रेफर्ड पेन होती है नेक की तरफ, आर्म की तरफ और शोल्डर की तरफ। ठीक है, और बंदे को फेल्ट होता है, फील होता है ये पेन है। लेकिन पेरिकार्डाइटिस की जो पेन है इसमें शार्प चेस्ट पेन होती है। इसका मेन पॉइंट आप लोगों ने जो एग्जाम में याद रखना है, एनी शार्प चेस्ट पेन विच इज रिलीव्ड ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड but increase on laying down or even taking deep inspiration, that is aggravate। think about pericarditis, we will discuss pericarditis in detail। और इसकी एसीजी चेंजेस जो है वो डिफ्यूज एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है। ठीक है जी, तो ये हमने डिस्कस किया है। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि हार्ट के अंदर तीन लेयर्स होते हैं, एक का नाम पेरिकार्डियम है, फिर पेरिकार्डियम में ये तीनों आते हैं। वन इज पेरिकार्डियम बट इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, देन मिडल वन इज मायोकार्डियम, और फिर आखिर में क्या होता है, एंडोकार्डियम। ठीक है, विल डिस्कस इट। तो पेरिकार्डियम का बाहर वाला लेयर फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर अंदर पेराइटल पेरिकार्डियम, और सबसे आखिर विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम विसरल पेरिकार्डियम के बीच में से जो स्पेस है उसका नाम पेरिकार्डियल स्पेस है। और इस मायोकार्डियम के अंदर कोरोनरी वेसल्स होते हैं, कोरोनरी आर्टरी जो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन लोग कहते हैं एमआई, क्योंकि जब वेसल के अंदर ब्लॉकेज होती है, क्लॉट होती है, तो वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई को कम करके हार्ट अटैक की सबब बनती है। ठीक है जी,
So these all are the most important points that you people should know for the pericardium. अब आते हैं the most important topic toward the end of heart anatomy, that is its blood supply, coronary blood supply. क्योंकि हार्ट को जो ब्लड मिलती है वो कोरोनरी आर्टरी की वजह से होती है, इसलिए इसको हम कोरोनरी ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। तो अब जो कोरोनरी सप्लाई ऑफ द हार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसमें हमने कौन कौन सी चीजें देखनी है। नंबर वन, कोरोनरी आर्टरी में आप लोगों ने क्विकली यहाँ से दो चीजें याद रखनी है। एक को हम कहते हैं LCA, ठीक है ना, एक को हम कहते हैं LCA, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है जी। LCA दैट इज नोन एज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और एक को हम कहते हैं RCA। तो जो RCA है दैट इज कॉल्ड राइट कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरीज आर टू इन नंबर, वन इज RCA, अनदर इज LCA। अब जो LCA है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, फिर इसकी दो ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये फिर फर्दर हमारे पास कितनी ब्रांचेस देती है, दो ब्रांचेस देती है। इसकी जो पहली ब्रांच है LCA की, एक का नाम है LCX, दैट इज स्टैंड फॉर लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। और एक और आर्टरी है जो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलनी, दैट इज फेवरेट फॉर ऑल द टाइम इन एग्जाम, दैट इज लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्ट्रोक के अंदर अगर कोई आर्टरी ब्लॉक हो सकती है जिसमें MI के चांसेस ज्यादा है, तो प्लीज रिमेंबर दैट इज लाडा। और ये जो मतलब इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द मेन वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको ज्यादातर ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है जी। तो दैट इज कॉल्ड लाडा। अब ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये और इससे एक और ब्रांच में निकलती है जिसका नाम लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी है। जो मार्जिनल आर्टरी है ये लोग गलत करते हैं, वो कहते हैं कि राइट कोरोनरी की ब्रांच है, लेकिन मार्जिनल आर्टरी लेफ्ट की भी ब्रांच होती है, और जो राइट मार्जिनल आर्टरी है वो राइट कोरोनरी की भी ब्रांच हो सकती है। तो यहाँ से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हैज मेनली टू ब्रांचेस, बट वी शुड रिमेंबर थ्री फॉर द नॉलेज, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उसकी एक ब्रांच का नाम क्या है, लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, और एक का नाम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। और उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो तीसरा है वो मार्जिनल आर्टरी है, ठीक है। मतलब ये है कि वो मार्जिनल आर्टरी है। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो ब्रांच है वो भी राइट मार्जिनल आर्टरी है, लेकिन उसमें पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी होती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि देयर आर टू आर्टरीज इन द कोरोनरी आर्टरी। अब उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आप लोग आनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास द मोस्ट इंपोर्टेंट के इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उसमें अभी हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। तो इन अ नटशेल वी शुड नो दैट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हैज थ्री ब्रांचेस, वन इज कॉल्ड लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, अनदर इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो ब्रांचेस है, राइट मार्जिनल आर्टरी है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे जो पेस मेकर ऑफ द हार्ट है, SA नोड एंड AV नोड, उन दोनों की जो ब्लड सप्लाई है एग्जाम के लिए प्लीज रिमेंबर देयर्स आर राइट कोरोनरी आर्टरी। तो प्लीज एग्जाम के अंदर याद रखें कि जो SA नोड है और AV नोड है, दीज आर द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, एंड दे सप्लाई, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द हार्ट, दे प्रोड्यूस देयर ओन इम्पल्स विदाउट एनी स्टिमुलस। तो SA नोड और AV नोड की जो ब्लड सप्लाई है दे आर बिकॉज ऑफ नोडल आर्टरीज, एंड नोडल आर्टरीज आर द ब्रांचेस ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। तब देखें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इस ब्रांच मेनली सप्लाई टू थर्ड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एंटीरोलैटरल पेपिलरी मसल एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप लोगों ने दो चीजें याद रखनी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और उसमें आप लोगों ने याद रखना है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को जनाब हमारे पास ये सप्लाई करती है, और लेफ्ट एंटीरियर सरफेस ऑफ द मेन जो एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है वो, और MI के अंदर एंजाइना के अंदर जो मोस्ट कॉमनली अक्लूडेड आर्टरी है वो हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ठीक है। अब आते हैं PDA, स्टैंड फॉर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो याद रखें कि इट सप्लाई वन थर्ड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर
अब जो वेंट्रिकल्स के दरमियान सेप्टम है उसका नाम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसका जो टू थर्ड है फ्रंट का, एंटीरियर टू थर्ड वो लाडा के पास है, और जो पोस्टीरियर वन थर्ड है वो पीडीए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के पास है। अब पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ द वॉल भी सप्लाई करती है पेपिलरी मसल भी, नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज राइट कोरोनरी आर्टरी। इसको आप लोगों ने याद रखना है एग्जाम के लिए। राइट कोरोनरी आर्टरी मेनली सप्लाई एसए नोड एंड ऑफ एवी नोड। तो अगर एक पेशेंट है उसमें राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है जिसकी वजह से एसए नोड एवी नोड को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, देयर विल बी नोडल डिस्फंक्शन। और अगर एसए नोड एवी नोड कंडक्ट ना करे तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, जिसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इवन दैट विल लीड टू हार्ट ब्लॉक। तो एवी नोडल डिस्फंक्शन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट ब्लॉक। ठीक है जी। अब इसमें याद रखना है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि राइट वेंट्रिकल की सप्लाई कहाँ से होती है, दैट इज राइट मार्जिनल आर्टरी। तो उसमें आप लोगों ने ये चीज याद रखना है कि जो मार्जिनल आर्टरी है लेफ्ट साइड की, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में होती है, और जो राइट मार्जिनल आर्टरी है वो राइट कोरोनरी आर्टरी में होती है। ठीक है जी। अब लास्ट में जो कंसेप्ट है वो डोमिनेंसी ऑफ द हार्ट है। ठीक है, तो डोमिनेंसी ऑफ द हार्ट को देखना है कि डोमिनेंसी ऑफ द हार्ट किस तरह होती है। और से सुने, जो पीडीए है, अब ये 2 मिनट की कंसेप्ट है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पीडीए है दैट इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब कुछ लोगों में यही आर्टरी राइट कोरोनरी से निकलती है। तो अगर posterior descending artery arises from right coronary artery, in that condition the circulation will be considered right dominant। लेकिन अगर posterior descending artery arise हो जाए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से, जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है वो किसकी ब्रांच है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो उस केस में उसको हम लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन कहेंगे। बट इन वेरी वेरी फ्यू पीपल एंड वेरी वेरी लेस पॉपुलेशन, ये जो पीडीए है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और राइट कोरोनरी दोनों से निकलती है एक इंडिविजुअल में। उस केस में इसको हम कोडोमिनेंट सर्कुलेशन कहते हैं। तो प्लीज दो बातें और से सुने। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में, आप एग्जाम में बैठे हैं यूएसएमएलई प्लैब या एनआरई एमडी एमएस वट एवर द एग्जाम यू आर गोइंग टू अपेयर, एफसीपीएस जो भी है, एसएमएलई, हाथ, कोई भी एग्जाम, if they ask you generally कि posterior descending artery in a coronary circulation is the branch of dash, you should go for the most common and majority, that is the right coronary artery. But if they ask you कि if a patient coronary circulation is left dominant, so from where PTA should arise, that should be left circumflex artery। अगर वो लेफ्ट डोमिनेंट बताए तो लेफ्ट सरकमफ्लेक्स है, और लेफ्ट सरकमफ्लेक्स इनडायरेक्टली इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेकिन अगर वो राइट डोमिनेंट बताए तो फिर पीडीए अराइज फ्रॉम राइट कोरोनरी आर्टरी। और दूसरी बात यह है कि अगर पीडीए एक ही बंदे में लेफ्ट सरकमफ्लेक्स और राइट कोरोनरी दोनों से निकले तो उसको को डोमिनेंट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो बातें याद रखें कि हमारे जितनी भी बॉडी के पार्ट्स है, हेड से लेकर टोस तक, इन सबको जब ब्लड मिलती है तो वो तब मिलेगी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिस्टोल। लेकिन हार्ट को जो अपनी ब्लड है वो कब मिलती है, जब वो डायस्टोल करती है। So all part of the body receive blood when the heart is in systole, but heart receive its own blood supply when it is in the diastole. Remember this. अब ये कोरोनरी साइनस क्या है इस पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन रिमेंबर, हार्ट के अंदर जितनी वीनस ब्लड सप्लाई है तो दे आर रिटर्न बाय डिफरेंट वेन, जिस तरह ग्रेट कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है, स्मॉल कार्डियक वेन। मतलब 90% of the venous drainage of the heart there goes into the coronary sinus। तो coronary sinus is a structure where 90% of the venous blood collected in the heart, और coronary sinus itself goes into the right atrium। right atrium आप लोगों को पता है, the right ventricle, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के जरिए जो डीऑक्सी ब्लड है वो लंग्स में जाएगी, वो ऑक्सीजनेट होकर पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट होगी। तो एक चीज याद रखिए, व्हाट इज कोरोनरी साइनस, that is nothing but it is the structure which collect majority of the venous blood in the heart। अब चार वेन्स याद रखें एग्जाम के अंदर जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक का नाम है GCA, GC स्टैंड फॉर ग्रेट कार्डियक वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक का नाम है मीडियन मिडिल कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन। एक का नाम है स्मॉल कार्डियक वेन, ठीक है, स्मॉल कार्डियक वेन। और एक का नाम है एंटीरियर कार्डियक वेन। ये जो वेन है
ये मुख्तलिफ जगहों से जाके ब्लड सप्लाई, वीनस ब्लड सप्लाई लेते हैं और इवेंचुअली ये राइट एट्रियम में जाते हैं। तो हाउ मेनी कार्डियक वेन वी शुड रिमेंबर बाय नेम? 4. Great cardiac vein, middle cardiac vein, that is small cardiac vein, not is superior vena cava, that is small cardiac vein and anterior. All cardiac vein, ये जितने भी veins है cardiac vein, ये जो blood लेते हैं heart से, they will eventually drain their own blood into coronary sinus, and coronary sinus eventually drain into the right atrium. लेकिन except anterior cardiac vein, ये अपना blood इसको नहीं देता, ये अपना blood directly right atrium. Even recently, I Alhamdulillah passed my MRCP Part 1 UK specialization exam, and I faced the same question: which of the following structure in the left atrioventricular groove? क्योंकि ये जो कोरोनरी साइनस है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप के अंदर होती है। तो मुझे एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द हार्ट विद इन द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप विच कलेक्ट मेजॉरिटी ऑफ द वीनस ब्लड ऑफ द हार्ट, दैट इज कोरोनरी साइनस। जो लोग NRE 1 में अपेयर होंगे, SMLE हाथ वगैरह में, तो उनके लिए सवाल ये है, USMLE फ्लैप के लिए, तो उनको इस तरह आएगा कि एक पेशेंट है, मतलब ऑल cardiac vein including great cardiac, middle cardiac, small cardiac, they will drain into coronary sinus except that should be anterior cardiac vein, क्योंकि जो anterior cardiac vein है ये डायरेक्टली राइट एट्रियम में जाएगा, कोरोनरी साइनस में नहीं जाता। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर आप लोग देखते हैं तो ये सारा का सारा हमारे पास वही चीज है जो आप लोग को यहाँ से डिस्कस किए हैं। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट anatomy of the cardiovascular system. Inshallah, hope you enjoyed the concept. Those who want to join us properly and those who want to join us with full concepts and those who want to cover their own concept within 4 months whole first aid, they can contact me on 0315 9019 210. So inshallah, most welcome. Those who will join within the first week of the new lecture, they will get 40% flat discount. So thank you so much, guys. See you soon again with the next tutorial and take care. Allah Hafiz.